मैं मधु जैन आपको फर्स्ट पेपर पढ़ूंगी ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ठीक है, 5 यूनिट है इसमें। आपको फर्स्ट यूनिट है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान को संज्ञान जानना। इसके बारे में आज आप जानेंगे कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। जानना, ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी है। ज्ञान का अर्थ व्यापक है। इसका प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। इसका प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत दोनों के संदर्भ में किया जाता है। भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान उनके संपर्क में आने पर किया जाता है। यह इंद्रिय ज्ञान के आधार पर होता है। जैसे हाथी के बारे में आप जानते हैं कि हाथी के कितनी टांगें हैं, कितनी आँख है, उसके बारे में जो जानकारी आप रखते हैं उसी को ज्ञान समझा जाता है। ज्ञान का अर्थ, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं तथा अन्य दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस अवधारणा के आधार पर ज्ञान 2 भागों में बांटा जाता है, विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब होता है आत्मा। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा, परमात्मा एवं आध्यात्मिक जगत से संबंध होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ज्ञान का संबंध पारलौकिक जगत से होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु दुष्कर एवं कठिन होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक्ति को जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान सम्मिलित होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे यह एक टेबल है, मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, मोटरसाइकिल चलाना जानता है एवं सीता पढ़ना जानती है। ये सब ज्ञान सामान्य ज्ञान में आता है। यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान की तुलना में प्राप्त करने में सरल होता है। इसे सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य ज्ञान एवं विशिष्ट ज्ञान की तुलना। सामान्य ज्ञान का संबंध इस भौतिक जगत से होता है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, और विशिष्ट ज्ञान का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान का संबंध लौकिक जगत से होता है और हमारे व्यवहार से संबंधित होता है, और विशिष्ट ज्ञान का संबंध पारलौकिक जगत से होता है और सांसारिक व्यवहार से परे होता है। सामान्य ज्ञान संबंधी विषय वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान को हम आँखों से देख नहीं सकते हैं, वरन अनुभव कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है तथा यह सरल होता है, और विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है तथा यह कठिन होता है। सामान्य ज्ञान का उपयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे मशीन बनाना, मशीन चलाना, खेती करना, गाड़ी चलाना, पढ़ाई करना। विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा होता है, जैसे योग साधना, तपस्या एवं ज्ञान आदि क्रियाएं संपन्न करना। सामान्य ज्ञान का संबंध सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से होता है, जैसे आध्यात्मिक जगत के विद्वान लौकिक जगत के संबंध में भी जानते हैं तथा पारलौकिक जगत के संबंध में भी जानते हैं। विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से ही होता है जो इस ज्ञान को जानने के लिए प्रयास करते हैं तथा विशिष्ट क्रियाओं को संपन्न करते हैं। सामान्य ज्ञान का उपयोग मानव जीवन में सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग आत्मा की शांति हेतु किया जाता है। सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों से अधिक रूप में पाया जाता है, और विशिष्ट ज्ञान का संबंध इंद्रियों के स्थान पर बौद्धिकता से अधिक पाया जाता है। सामान्य ज्ञान में प्रयोग, प्रदर्शन एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। विशिष्ट ज्ञान में अनुभव, तर्क एवं चिंतन की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों प्रकार के ज्ञान की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। वास्तविक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान की चर्चा प्रमुख रूप से करते हैं तथा
विशिष्ट ज्ञान की चर्चा ही सामान्य रूप से करते हैं। नैतिकता, मानवता एवं चरित्र के विकास को हम विशिष्ट ज्ञान से संबंधित करते हुए छात्रों में इस विकास की संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण स्तर पर अध्ययन का विषय बौद्धिक एवं व्यवहारगत ज्ञान ही है। अब पढ़ेंगे ज्ञान की विशेषताएं। अब ज्ञान की अवधारणा और ज्ञान का अर्थ तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब है ज्ञान की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ज्ञान का संबंध से, ज्ञान का जो संबंध है वो चेतन से है। ज्ञान का संबंध चेतन जागृत से होता है। ज्ञान के संबंध में चेतना की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो ज्ञान मानव जीवन का ही एक अंग है। जानवरों के संबंध में अगर ज्ञान लिया जाए तो एक सीमा तक इस रूप में भी स्वीकार किया जाता है कि अनेक अवसरों पर जानवरों को भी ज्ञान होता है, जैसे गाय द्वारा अपने बछड़े को जीभ से चाटना आदि। इसी प्रकार मानव में ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है तथा जानवरों में ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। अतः मानव एवं जानवर दोनों में ज्ञान है, मात्र स्तर एवं क्षेत्र का अंतर होता है। सेकेंड पॉइंट है, ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध ज्ञाता से सदैव ही होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं होता। संसार में कोई अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन वस्तुओं के संबंध में कोई व्यक्ति जानता नहीं है, जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता है। जैसे मानव चंद्रमा के बारे में मात्र इतना ही जानता है कि यह एक उपग्रह है तथा इसका ज्ञान एक देवता के रूप में मानव द्वारा किया जाता था। पर इस पर जब मानव चंद्रमा पर पहुंच गया, उसने ज्ञात किया कि यहाँ सूखी नदी, पहाड़ तथा चट्टान आदि हैं। इन सब का वर्णन उसने पृथ्वी पर आकर बताया तो समस्त पृथ्वीवासियों को यह ज्ञात हो गया कि चंद्रमा पर पहाड़ एवं सूखी नदी है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ज्ञान की परिधि में तभी आती है जब वह ज्ञाता के संपर्क में होती है। थर्ड पॉइंट है, ज्ञान का संबंध कौशल विकास से है। जैसे एक व्यक्ति कृषि के बारे में बहुत अधिक जानता है, वह कृषि क्षेत्र का विशेष कहलाएगा, विशेषज्ञ। दूसरे शब्दों में एक कृषक ही कृषि के विषय में पूर्ण रूप से जानता है। इस प्रकार प्रत्येक विषय का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। इस प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान पृथक रूप में होता है। जैसे पशुओं का चिकित्सक पशुओं का उपचार कर सकता है और मनुष्यों का डॉक्टर मानवों का उपचार करता है। फोर्थ पॉइंट है, ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ज्ञान को एक अमूर्त वस्तु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसे देखा नहीं जाता है। जिस प्रकार हम संसार की अन्य वस्तुओं को देखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, परंतु गाय को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ज्ञान को देखने के लिए ज्ञान एक निराकार वस्तु है, उसका मात्र अनुभव किया जा सकता है। और जैसे मिठाई खाने के बाद मिठाई को देख सकते हैं, परंतु मीठेपन का अनुभव किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान का संपूर्ण संबंध मानसिक अवस्था से होता है। इसकी मानव के अनुभूत संवेदनाओं का संबंध मन के द्वारा होता है। ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाओं में प्रत्येक संवेदना को ज्ञान का रूप प्रदान करने में मानसिक क्रियाओं का भी संबंध होता है। सिक्स पॉइंट है, ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान के लिए विषय के आधार पर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर गणित के विद्यार्थी थे तथा गणित के ज्ञाता थे, क्योंकि गणित विषय के अभाव में ईश्वरचंद्र को गणित का ज्ञाता नहीं माना जा सकता है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जितना महत्व है उससे अधिक महत्व विषय का है। गणित विषय ही ईश्वरचंद्र को गणित का ज्ञाता बनाता है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञान के लिए विषय का होना आवश्यक है। सेवंथ पॉइंट है, ज्ञाता का घटना से संपर्क। ज्ञान के लिए घटना या परिस्थिति से संपर्क हो, यह आवश्यक होता है। संपर्क के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे एक बालक से पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ पर है तथा कैसा है, इस तथ्य के पूर्ण तथा स्थायी ज्ञान के लिए बालक का ताजमहल से संपर्क होना आवश्यक है।
यह संपर्क प्रत्यक्ष रूप से भी होता है तथा किसी अन्य माध्यम से भी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी उससे संपर्क हो सकता है या उसके बारे में वो पढ़कर भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है तथा इसकी द्वितीय स्थिति में बालक को किसी चित्र के माध्यम से ताजमहल का ज्ञान प्रदान भी किया जा सकता है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में बालक का ताजमहल से परिचय कराया जाना आवश्यक है। ज्ञान परिवर्तनशील है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान में समय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील का गुण पाया जाता है। ज्ञान बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे शिक्षक का आदेश सर्वोपरि मानता है छात्र। शिक्षक अपने छात्रों को व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। इस विधि को श्रेष्ठ माना जाता था। आधुनिक समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत कुछ चेंजेज आ रहे हैं। आज प्रत्येक शिक्षा शास्त्री बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तथा व्याख्यान विधि के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास हो गया है, जैसे प्रायोजना विधि, समस्या समाधान विधि। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान भी समय के अनुसार परिवर्तित होता है और उसी के अनुसार छात्र भी उसको प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9, ज्ञान परिस्थिति जन्य है। अनेक स्थितियों में ज्ञान परिस्थिति जन्य होता है। अनेक परिस्थितियों का स्वरूप भिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पतझड़ के समय में पेड़ों को देखा जाता है, तो उस समय पेड़ों के संबंध में उसका ज्ञान अलग रूप में होगा तथा उसके द्वारा किया गया वर्णन भी अलग रूप में होगा। इसके विपरीत किसी व्यक्ति द्वारा पतझड़ से पूर्व वृक्षों को देखा गया हो तो उसका वर्णन पृथक रूप में होगा तथा वृक्षों के संदर्भ में उसकी अवधारणा भी अलग रूप में होगी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का स्वरूप परिस्थितियों से प्रभावित होता है। परिस्थितियों के अनुकूल भी वह बार बार परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है आपका, ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान प्राप्ति में एवं उसके वर्णन में तथ्यों का विश्लेषण किया है। जैसे सर्वप्रथम एक गाय को देखता है व्यक्ति, इसके पश्चात उसके मन में रूप, रंग, पेड़, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान प्राप्त करता है जो कि गाय से संबंधित होता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह उसे संबंधित प्रत्येक तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता रहता है तथा ज्ञान को एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। यह तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट 11, ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। ज्ञान की प्रक्रिया में अनेक तथ्यों को जोड़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे संगीत के ज्ञान में किसी एक तथ्य का योगदान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जैसे हारमोनियम हो, तबला हो, बांसुरी हो, उसके आधार पर संगीतकार नहीं बन जाता है, वरना संगीत की उसको सारी लय, तान और विविध वाद्य यंत्रों की संयुक्त प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक वाद्य यंत्र की क्रियाएं एक दूसरे से संयुक्त होकर ही संगीत के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार ज्ञान को एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार भी किया जा सकता है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। 12 पॉइंट, ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। ज्ञान के अभाव में मानवीय जीवन पशुओं के जीवन से भी निम्न स्तर का हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं है तो वो एक जानवर के तुल्य माना जाने लग गया है। ज्ञान के आधार पर आदमी मानव से वर्तमान मानव तक का स्वरूप विकसित हुआ है। वर्तमान में भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का आधार ज्ञान को ही माना जाता है। ज्ञान को तथ्यात्मक रूप में स्वीकार करके उसका स्वरूप और अधिक व्यापक होता जा रहा है। आज प्रत्येक विद्वान देख लो अपने सामने है एवं शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को पाठ्यपुस्तक, दूरदर्शन एवं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त भी किया जाता है, जैसा आप कर ही रहे हैं। इस प्रकार विश्व में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान है तो उसका विस्तार संपूर्ण विश्व में हो सकता है तथा संपूर्ण विश्व उसका लाभ प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि उसका क्षेत्र ज्ञान का बहुत ही व्यापक है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कोई भी सीमा आपके पास नहीं है। आप जिस समय चाहें उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 13, ज्ञान में चिंतन का समावेश। ज्ञान में चिंतन के समावेश की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे एडिशन ने पक्षियों को उड़ते देखा तो उसके मन में ये
प्रश्न का उत्तर शिक्षक से न मिलने पर उसने अपनी माँ से पूछा और माँ ने टालने के लिए एडिशन से कहा कि चिड़िया कीड़े खाती है इसलिए उड़ती है। एडिशन की चिंतन प्रक्रिया ने यही विश्राम नहीं लिया, वो रुके नहीं और उसने आगे सोचा कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि कोई उसे कीड़े खिला दिए जाए तो। इसलिए उसने अपनी नौकरानी की लड़की को कीड़े गोलकर खिला दिए। इस चिंतन प्रक्रिया के आधार पर ही उसने विद्युत की खोज की, बिजली की खोज उसी के अनुसार चली। इस प्रकार ज्ञान की प्रक्रिया में चिंतन का समावेश होता है। चिंतन करने के बाद ही उसकी सीमा तक पहुंचा जाता है, जिसके आधार पर ही ज्ञान के स्वरूप का विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट 14 है ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश। ज्ञान में जिज्ञासा का तथ्य समाहित होता है। इस जिज्ञासा के आधार पर ही ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं विज्ञान संबंधी खोजों का आधार जिज्ञासा ही होती है। मानव द्वारा चंद्रमा पर पहुंचना तथा उसकी जिज्ञासा का यही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों की खोज एवं बाल केंद्रित शिक्षा का विकास भी जिज्ञासा का ही परिणाम है। ज्ञान जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई भी वस्तु दी जाती है, क्या इसमें है ये चीज़ है, आपको ये ब्लॉक जमाने हैं या इसको ये करना है, ये ब्लॉक इस गेम में जमाने के बाद आपको क्या बनेगा, तो उस विद्यार्थी को, प्राइमरी सेक्शन के विद्यार्थी को ये जिज्ञासा जाग उठती है कि इतना सारा मैं जमाऊँगा और उसको ब्लॉक को सेट करने के बाद में इससे क्या बनेगा, वो जानने के लिए आतुर रहता है। तो ज्ञान के अंदर इससे स्पष्ट होता है कि जिज्ञासा का समावेश इसमें सम्मिलित होता है। ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश, ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश भी होता है, अर्थात ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति की कोई समय सीमा नहीं होती, क्योंकि ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिचयात्मक ज्ञान का कार्य प्रत्येक समय चलता रहता है कि हर वस्तु के बारे में परिचय होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं एवं वस्तुओं को देखता है तथा उनके संदर्भ में अपने मन में अवधारणा का विकास करता है। इसी प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से भी व्यक्ति अपने ज्ञान क्षेत्र का विकास करता है। इस प्रकार का ज्ञान कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति और हर क्षण विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करने का व्यक्ति प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 ज्ञान में असत्य का समावेश। ज्ञान में असत्यता का भी समावेश होता है। ज्ञान को जिस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं है कि वह ज्ञान सत्य हो। अनेक संदर्भों में ज्ञान असत्य भी सिद्ध होता है। जैसे प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्याख्यान विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता था। गुरुकुलों में व्याख्यान देकर छात्रों को पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में उसकी सत्यता एवं वैधता पर संदेह किया गया। इसके परिणाम स्वरूप व्याख्यान विधि का प्रचलन लगभग समाप्ति ही हो गया है तथा इसके स्थान पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन शिक्षण विधियों का श्रेष्ठ माना जाने लगा है। इस प्रकार ज्ञान में असत्यता का समावेश होता है तथा असत्य ज्ञान का उन्मूलन इसमें भी किया जाता है। उपरोक्त इन विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है तथा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान के द्वारा मानव में सामाजिक, नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास होता है। इसीलिए मानव को ज्ञान के बिना पशु की संज्ञा प्रदान की जाती है। अब आगे है ज्ञान की आवश्यकता और महत्व। ज्ञान की अपने जीवन में क्या महत्व है, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान की शिक्षा में प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। ज्ञान के अभाव में बालकों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक शिक्षक द्वारा संपूर्ण प्रकार से ज्ञान की अवधारणा को समझकर छात्रों को शैक्षिक विकास एवं शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताएं। क्या ज्ञान के बिना आप कुछ पढ़ सकते हो, किसी को कोई बात बता सकते हो? नहीं। आपके अनुभव, ज्ञान, आपका कौशल सब इसमें आवश्यक होता है। अतः अब ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को निम्न पॉइंट के द्वारा
अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है चरित्र के विकास के लिए। चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के परिचयात्मक, तथ्यात्मक और ज्ञान से परिचित कराया जाए। ये शिक्षक का एक मूल एम रहता है, उद्देश्य रहता है। छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है और इन पुस्तकों के माध्यम से छात्रों में सहनशीलता, परोपकार जैसे चारित्रिक गुणों का विकास होता है। जैसे अनेक प्रकार की घटनाओं, शिक्षक के व्यवहार को देखकर भी छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास होता है। इस प्रकार जैसे किसी भी छात्र को अगर ये कहा जाए कि सड़क पर चलते हुए अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो नहीं चल पा रहा है, तो उसका हाथ पकड़कर उसको सड़क पार करवा लेनी चाहिए। इससे छात्रों में नैतिकता का, परोपकार की भावना का, इन सब का विकास होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान की आवश्यकता चरित्र विकास के लिए भी है। सेकेंड पॉइंट है व्यावसायिक विकास के लिए। हमारे व्यवसाय के विकास के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। छात्रों को अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का चयन करना पड़ता है। इन व्यवसायों के आधार पर छात्रों में व्यवसाय से संबंधित कौशल का विकास करना आवश्यक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए कौशलात्मक ज्ञान छात्रों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसलिए यह ज्ञान व्यावसायिक विकास के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, रोजगार के लिए। विद्यालय में छात्रों के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करना होता है। रोजगार की तैयारी में कौशलात्मक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र विभिन्न प्रकार के शिल्प कलाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, उच्च जीवन स्तर के लिए। विभिन्न प्रकार के तथ्यात्मक, कौशलात्मक अगर ज्ञान के माध्यम से छात्रों का जीवन स्तर उच्च होता है, तो जैसे कुछ कौशल ऐसे होते हैं जिनका जीवन में कुशलतापूर्वक उपयोग करके छात्र अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। और जैसे कोई भी छोटा बच्चा भी है, अगर कहा जाए कि उसको साइकिल चलानी आती है और वो स्कूटर चलाने और कार चलाने तथा छात्राएं भोजन संबंधी कौशल को प्राप्त करती है। छात्राएं सोचती है कि मैं खाने में बहुत अच्छी चीज़ें बना लूँगी और ऐसा सब चीज़ मैं कर लूँगी, तो जिससे वे अपना जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो छात्रों में ये प्राथमिक स्तर से ही विभिन्न कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए भी ज्ञान आवश्यक होता है और छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन तथा पीटी आदि का आयोजन भी एक उद्देश्य इसमें शामिल होता है। शारीरिक विकास में विद्यालय खेलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ज्ञान के माध्यम से शिक्षक यह जान जाता है कि प्राथमिक स्तर पर शारीरिक विकास के लिए किन किन खेलों को विद्यालय व्यवस्था में मिलाना चाहिए और प्राइमरी स्तर पर कौन कौन से खेलों को मिलाना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान भी शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, सांस्कृतिक विकास के लिए। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य भी छात्रों के द्वारा ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों की सहभागिता होती है। इसमें कुछ छात्र प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और तथा कुछ छात्रों के द्वारा इन कार्यक्रमों को देखा जाता है। इन कार्यक्रमों को देखने से छात्रों को अपनी संस्कृति के प्रमुख तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे सभी छात्रों का सांस्कृतिक विकास संभव होता है। जैसे कुछ विद्यार्थी अगर स्टेज पर सामने नहीं आते हैं तो दूसरे विद्यार्थियों को देखकर भी अपने ज्ञान का विकास करते हैं और आगे आने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। ज्ञान की प्रमुख आवश्यकता आध्यात्मिक विकास के लिए भी उद्देश्य को पूर्ण करने में होती है। बालक अपने भावी जीवन में नैतिकता एवं मानवता के आधार पर आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्यालय व्यवस्था में तथ्यात्मक ज्ञान के आधार पर अनेक दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्रियों के विचारों का अध्ययन छात्रों को कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 8, छात्रों के संतुलित विकास के लिए। जैसे छात्रों में मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत सारे विकास अगर उनमें संतुलित विकास छात्रों में चाहिए तो उससे छात्रों को उनका परिचय भी कराया जाए
और ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया से छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी संभव हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के छात्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 9th पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए शिक्षण कौशलों का विकास होना चाहिए अधिगम में, तथा शिक्षक को समस्त शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। जो शिक्षक अगर पूर्ण ज्ञान से सक्षम है तो अपने छात्रों को भी दोनों तरफ से, दोनों पक्षों को यदि पूरे कौशलों का ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी रूप से संपन्न हो पाएगी और अपने छात्रों को दे पाएगा। इसके विपरीत छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही अपने कौशलों के संदर्भ में ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से शिक्षकों को प्रस्तावना कौशल इस कार्य के लिए, जैसे आप माइक्रो टीचिंग में करते हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल आदि का ज्ञान प्रमुख रूप से प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने छात्रों को उचित रूप से शिक्षण प्रदान कर सके। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या थे, समायोजन क्षमता के विकास के लिए। समायोजन क्षमता के विकास के लिए भी ज्ञान वरदान के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही बालक विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रदर्शन करता है तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे एक छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है, वह शिक्षक के व्यवहार को अनेक रूपों में अपने उपयोग एवं व्यवस्था में भिन्न पाता है। जैसे उसका मन कहानी सुनने का होता है तो शिक्षक उसको पढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसके मनोभावों के विपरीत होता है। इसके पश्चात भी छात्र कक्षा में बैठकर अध्ययन करने का प्रयास करता है। वह जानता है क्यों कि उसको शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक उसका आदर्श होता है। तो एक क्षमता विकास के लिए भी यह आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्माभिव्यक्ति के विकास के लिए। छात्रों में ज्ञान के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या विषय के संदर्भ अपने स्वयं के अनुभव को व्यक्त करने के लिए उसके संदर्भ में छात्रों का उस वस्तु या विषय के बारे में जानकारी भी आवश्यक होती है। ज्ञान की इस आवश्यकता को परिचयात्मक, कौशलात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 अवकाश का सदुपयोग। अवकाश के समय अगर छात्र खाली बैठे हैं, छात्र अनेक प्रकार की गतिविधियों को मनोरंजन की दृष्टि से भी संपन्न करते हैं। इस मनोरंजन के साथ साथ छात्र अनेक कौशलों का ज्ञान भी सीख सकते हैं, जिनमें उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और उनका मनोरंजन भी हो जाता है। जैसे टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेल सिखाए ही जा सकते हैं और खाली समय में छात्रों को स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अनेक प्रकार की कहानियाँ भी पढ़ी जा सकती है और आजकल तो छोटे बच्चों में भी मोबाइल के द्वारा स्टोरियाँ सुनना, कविताएं सुनना, पढ़ना और उनकी एक्टिंग करना भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 13 सामाजिक गुणों के विकास के लिए। ज्ञान के माध्यम से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। विद्यालय में संपन्न होने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों में, जिनमें कि समाज की सहभागिता होती है, छात्रों द्वारा सहयोग किया जाता है। इस प्रकार उन कार्यक्रमों को देखकर तथा उनमें भाग लेकर छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग एवं निर्माण के लिए। ज्ञान के माध्यम से शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण की प्रक्रिया को सिखाता है। शिक्षक का यह ज्ञान कौशलात्मक ज्ञान की श्रेणी में आता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग संबंधी तथ्यों को, जैसे टीचिंग एड के द्वारा आप सारे देख ही रहे हैं, शिक्षक विभिन्न विद्वानों के विचारों एवं पुस्तकों के द्वारा सिखाता है। ये ज्ञान तथ्यात्मक ज्ञान को श्रेणी में आता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षक के शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग एवं निर्माण में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्ञान के कार्य। ज्ञान के क्या कार्य? अब आपको ये सारा पढ़ने के बाद ये पता चल ही गया होगा कि ज्ञान के क्या क्या कार्य होते हैं। ज्ञान के कार्य हैं व्यक्ति संबंधी कार्य, समाज संबंधी कार्य, राष्ट्र संबंधी कार्य और ज्ञान के वातावरण संबंधी कार्य। फर्स्ट है ज्ञान के व्यक्ति संबंधी कार्य। ज्ञान के व्यक्ति संबंधी क्या कार्य होते हैं? जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें अतिरिक्त शक्तियों का विकास होता है। जैसे प्रमुख रूप से कार्य छात्रों में छिपी अनेक प्रकार की आंतरिक प्रतिभाओं का विकास करना है, जिनके द्वारा स्वयं छात्र का समाज एवं राष्ट्र का भला हो सकता है।
संगीत की प्रतिभा, नृत्य की प्रतिभा, वाद विवाद प्रतिभा और विद्यालय और महाविद्यालयों में और अनेक तरह के एक्टिविटी कराने के माध्यम के द्वारा होता है। सेकेंड पॉइंट है व्यक्तित्व संबंधी कार्य। छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण में विद्यालय व्यवस्था संबंधी तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में कौशलात्मक, परिचयात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से छात्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है और इससे संपूर्ण छात्रों को सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसमें छात्रों का व्यक्तित्व एक आदर्श के रूप में सामने आता है। थर्ड पॉइंट है भावी जीवन संबंधी कार्य। अपने भावी जीवन को उच्च स्तरीय एवं सुखद बनाने के लिए छात्रों को ज्ञान का प्राप्त होना अति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त होने पर प्रत्येक छात्र अपने भावी जीवन को सुखद बना सकता है, जैसे किसी कौशल को प्राप्त करके और रोजगार प्राप्त कर सकता है या किसी व्यवसाय को आरंभ कर सकता है। अपने भावी जीवन की तैयारी के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता के विकास संबंधी कार्य, जैसे नैतिक शिक्षा। इस प्रकार के छात्रों में नैतिकता का, और जब कोई भी छात्र विद्यालय में अपना शिक्षक अन्य छात्रों को किसी दूसरे छात्र या व्यक्ति की सहायता करते हुए देखता है, सत्य आचरण करते हुए देखता है, तो उसमें नैतिकता की भावना का विकास होता है। जब वह अपने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षक से संबंधित कहानी और तथ्यों का अध्ययन करता है, तब उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मानवीय गुणों का विकास संबंधी कार्य। ज्ञान के द्वारा छात्रों में मानवीय गुणों का विकास संभव होता है। इस कार्य में भी प्रमुख रूप से तथ्यात्मक ज्ञान एवं परिचयात्मक ज्ञान का सहयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता संबंधी कार्य। आत्मनिर्भरता के लिए इसके संबंधी जो कार्य है उसका श्रेय कौशलात्मक ज्ञान को जाता है। छात्र द्वारा विद्यालय में सीखे जाने वाले कौशल तथा परिवार में सीखे जाने वाले कौशलों से वह अपने विद्यालय जीवन एवं भावी जीवन दोनों में ही आत्मनिर्भर बनता है। जैसे एक छात्र बस से विद्यालय जाता है, उसका समय अधिक नष्ट होता है। इसके पश्चात वह साइकिल चलाने का कौशल सीख जाता है, उसका समय बच जाता है और वह विद्यालय समय पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता पूर्ति संबंधी कार्य। ज्ञान का प्रमुख कार्य मानव तथा समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में ज्ञान के माध्यम से अपनी आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ समाज की आवश्यकता पूर्ति का भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार संबंधी कार्य। छात्रों में रोजगार की उपलब्धता, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षक के द्वारा विद्यालय में छात्रों की प्रतिभा एवं योग्यता के अनुसार उसका मार्गदर्शन दिया जाता है। इस मार्गदर्शन के आधार पर छात्र विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका व्यक्ति संबंधी कार्य हो गया है। सेकेंड पॉइंट समाज संबंधी कार्य। इसमें है फर्स्ट पॉइंट सामाजिक नियम संबंधी कार्य। समाज में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नियमों का निर्धारण किया जाता है। इन नियमों का प्रभाव विद्यालय पर भी स्पष्ट रूप से होता है। ज्ञान के माध्यम से बालक सामाजिक नियमों को समाज तथा विद्यालय दोनों में ही रहकर सीखता है और सामाजिक नियमों का निर्माण भी वह व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन साहित्य संबंधी कार्य। प्राचीन साहित्य का अध्ययन भी इसमें इस ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। उसके संरक्षण में सहायता की जा सकती है। प्राचीन ज्ञान के संरक्षण में कौशलात्मक ज्ञान का उपयोग होता है। प्राचीन समय में हाथ द्वारा ही हस्तलेखन की प्रक्रिया संभव होता था। उसको वर्तमान समय तक सुरक्षित रखने में ज्ञान की भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधार संबंधी कार्य। ज्ञान का प्रमुख कार्य सामाजिक सुधार करना भी होता है। मानव की प्राचीन व्यवस्था और जीवन स्तर तथा वर्तमान जीवन स्तर की तुलना की जाए तो दोनों में पर्याप्त अंतर होते हैं। आज का जीवन संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त है। अनेक आविष्कारों के फलस्वरूप मानव जीवन शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ण प्रगति पर है। समाज में जैसे बाल विवाह पर रोक लगाना, महिलाओं को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना समाज सुधार संबंधी प्रमुख कार्य है जो कि ज्ञान के द्वारा ही संभव हुए हैं। ये सब हमें विदित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्म के विषय में उदार दृष्टिकोण। धर्म के प्रति भी उदार ज्ञान के द्वारा ही मानवता एवं नैतिकता से जोड़कर वास्तविक स्वरूप की प्रदान किया जा सकता है और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था संबंधी कार्य। ज्ञान के आधार पर सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं जो कि समाज की मांग के अनुरूप होते हैं।
अब थर्ड पॉइंट आपका है ज्ञान के राष्ट्र के संबंधी क्या कार्य होते हैं। राष्ट्र के संबंधी इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है भावात्मक एकता संबंधी कार्य, सेकेंड है नागरिकता विकास संबंधी कार्य, थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय विकास संबंधी कार्य, नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता विकास संबंधी कार्य, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य। जैसे ज्ञान के माध्यम से छात्रों में एवं समाज में भावात्मक एकता का विकास होता है। जब छात्र विद्यालय में जाता है तो उसको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को सामूहिक रूप में संपन्न करना होता है, जिससे उसमें समूह भावना का विकास होता है। और राष्ट्र के लिए कुशल नागरिकों के निर्माण में का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे किसी विद्वान ने कहा है कि भारतीय विद्यालयों में भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास में ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कार्य में कौशलात्मक ज्ञान और का उपयोग भी किया जाता है। और राष्ट्रीय एकता का विकास इस कार्य में भी तथ्यात्मक ज्ञान का प्रयोग होता है। भारतीय गुलामी की यही कहानी रही है, जब तक देश के नागरिकों को घोर संकट का सामना करना पड़ा था। इससे अंग्रेजों ने भारत पर अनेक अत्याचार किए। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान से छात्रों में विभाजन की भावना का समापन होता है तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। और सार्वजनिक हित संबंधी कार्य में जैसे विद्यालय में प्रवेश एवं सामाजिक वातावरण व ज्ञान के माध्यम से यह सीखता है कि स्वार्थ भावना के स्थान पर परोपकार की भावना श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति को अपने हित के साथ साथ सार्वजनिक हित के तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य। राष्ट्रीय आय से संबंधित कार्यों की जानकारी छात्रों को कौशलात्मक ज्ञान से प्राप्त होती है, तथ्यात्मक ज्ञान से प्राप्त होती है। कंप्यूटर की मांग होने के कारण वह कंप्यूटर का निर्यात करने लगता है और उसमें जैसे विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त करके कंप्यूटर का निर्माण अपने देश में करने लग जाता है। और इसके द्वारा कौशलात्मक ज्ञान द्वारा राष्ट्र की आय में अनेक उपायों के द्वारा भी वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय अनुशासन संबंधी कार्य। राष्ट्रीय अनुशासन संबंधी कार्य में ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुशासन संबंधी अवधारणाओं का समाज एवं विद्यालय में विकास होता है। इनका लाभ राष्ट्र अनुशासन स्थापित करने में होता है। और आज राष्ट्रीय अनुशासन के संदर्भ में आत्मानुशासन की अवधारणा को महत्व प्रदान किया जाता है। इस प्रकार जैसे अपने आप में अनुशासन रखना, राष्ट्रीय अनुशासन की स्थापना भी ज्ञान का एक प्रमुख कार्य बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान के वातावरण संबंधी कार्य। लास्ट आपका इसमें है फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक वातावरण संबंधी कार्य। ज्ञान के माध्यम से एक कुशल शिक्षक द्वारा शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जो कि छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाता है तथा छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण संबंधी कार्य। वर्तमान समय में प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान जो है पर्यावरणीय ज्ञान है, वातावरण संरक्षण की समाज में प्रमुख आवश्यकता है। परिचयात्मक एवं तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से छात्रों को पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार छात्र पर्यावरणीय प्रदूषणों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं तथा उसको रोकने में ज्ञान की सहायता लेकर उचित प्रयास भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण के प्रति समायोजन संबंधी कार्य। समायोजन की छात्र अपने जीवन में भिन्न भिन्न वातावरणों से संपर्क में आता है। परिवार का वातावरण प्रमुख रूप में होता है और विद्यालय का वातावरण भी पृथक रूप में होता है। इन सभी प्रकार के वातावरण में छात्र अपने आप को समायोजित करने के लिए विभिन्न विधियों का सहारा प्राप्त करता है। समायोजन की प्रत्येक विधि का संबंध ज्ञान के किसी न किसी प्रकार से होता है, चाहे वह कौशलात्मक ज्ञान हो, तथ्यात्मक ज्ञान हो और परिचयात्मक ज्ञान हो। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का प्रमुख कार्य छात्रों में उस समायोजन क्षमता का विकास करना है जो कि उसको विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कर अपने साथ चल सके। ज्ञान के कार्यों पर इन सब से जो आज अपन ने अध्ययन किया है, इन सब से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी पक्ष मानव जीवन का ऐसा नहीं है जो ज्ञान से संबंधित नहीं हो। ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है। ज्ञान के अभाव में मानव के अस्तित्व की संभावना
मानव रूप में न रहकर एक जानवर के रूप में हो जाती है। इसलिए ज्ञान ही वह व्यवस्था है जो कि मानव को सत्य अर्थों में मानवता, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से पूर्ण करती है। आज ज्ञान के कार्यों से ही संसार का स्वरूप समृद्ध एवं विकसित रूप में होता है और उसी के आधार पर सारा इसमें अध्ययन बाल अधिकारों की व्यवस्था का भी इसमें ज्ञान को दिया जाता है। राष्ट्र के अधिकार, राष्ट्रीय आय संबंधी ये सारी चीज़ें इसके द्वारा संपन्न होती है। थैंक यू।